यह राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाई गई एक पाठशाला थी, संस्कृत की पाठशाला थी। और जैसा कि स्वाभाविक रूप से हमारी सभी शिक्षा मंदिरों में होता आया है, माँ सरस्वती की प्रतिमा प्रत्येक शिक्षा मंदिर में, गुरुकुल में रहती ही थी, तो निश्चित रूप से भोजशाला में भी एक माँ सरस्वती की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा यह स्थापित थी। राजा भोज के पश्चात भी कम से कम 2 से 3 पीढ़ियों तक, लगभग 4 पीढ़ी तक उसके निर्माण कार्य चलते रहे। और प्रिंसली स्टेट्स में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहली बार खुले, जो अंग्रेजों ने खोले। हालांकि सत्ता राजा की थी, पर यह डिपार्टमेंट अंग्रेजों द्वारा चलाए जाते थे। प्रतिमा, जिसे हम वाग्देवी की प्रतिमा कहते हैं, वो 1875 में वो पहली बार उसमें से निकली। धार के राजा ने पहली बार उस पर नाम पट्टिका लगाई, वो 1934 में भोजशाला। धार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ये हमको सौंप दी जाए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इत्यादि सब बातें उस सूट में थी। यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, न पहले थी न आज है। और जो नमाज की परमिशन थी वो केवल, यानी उन्होंने एक आदेश ASI से जारी करवाया, जिसमें प्रति शुक्रवार को दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति रहेगी। तो हमको 1 दिन मिला, उनको 52 दिन मिला। मिलिंद जी, पांचजन्य के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी भोजशाला के विषय को इन दिनों देख रहे हैं। राजा भोज की कई शालाएं थीं, वो कला एवं शिक्षा के रक्षक थे, इसलिए उन्होंने उनके शासनकाल में कई भोजशालाएं बनी। लेकिन धार की जिस भोजशाला के बारे में इस समय हम चर्चा में जिसको देखते हैं, वो उसका विशेष महत्व था। उसमें वो बहुत ही प्रमुख और विश्वविख्यात भोजशाला थी। आखिर विवादों में वो कैसे आई? मुगल आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया खिलजी के शासनकाल में, धार भोजशाला को तोड़ दिया और हिंदुओं की पूजा के अधिकार को वहां से छीन लिया गया। ये पूरा इतिहास है। और आज वर्तमान क्या है? क्यों हमें धरोहरों का ध्यान रखने की बात करनी पड़ रही है? क्यों हमारी सांस्कृतिक विरासतें, जिन्हें हमें संजो के रखना चाहिए था, उन्हें हमें बचाना पड़ रहा है, उन्हें हमें मांगना पड़ रहा है, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिलिंद जी हैं। मिलिंद जी, सबसे पहले तो, क्योंकि भोजशाला एक ऐसा विषय है जिस पे आप वर्षों से लगे हैं, आज मामला कोर्ट में है, ASI की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच जो लोग अभी मौजूद हैं, हमारे जितने श्रोतागण यहाँ पर हैं, भोजशाला का इतिहास, मध्य प्रदेश के लिए उसका महत्व और विशेष तौर से सांस्कृतिक महत्व और हिंदुओं के लिए महत्व क्या है? भोजशाला के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं, और सामान्यतः मध्य प्रदेश के बाहर के लोग तो यह समझते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या का विवाद है, मथुरा का विवाद है, काशी का विवाद है, उसी तरह भोजशाला का विवाद है। वास्तव में भोजशाला यह राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाई गई एक पाठशाला थी, संस्कृत की पाठशाला थी, जिसमें वेदों का अध्ययन होता था और विशेष रूप से भाषा शास्त्र का अध्ययन होता था। और जैसा कि स्वाभाविक रूप से हमारी सभी शिक्षा मंदिरों में होता आया है, माँ सरस्वती की प्रतिमा प्रत्येक शिक्षा मंदिर में, गुरुकुल में रहती ही थी, तो निश्चित रूप से भोजशाला में भी एक माँ सरस्वती की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा यह स्थापित थी। उसके इतिहास में थोड़ा अपन चर्चा करेंगे, और वर्तमान में जो विवाद है उस पर उसके बाद में चर्चा करेंगे। पर प्रारंभ में यह मैं स्पष्ट कर दूं कि यह उस प्रकार का विवाद नहीं है जो सामान्य तौर पर हम लोग समझते हैं, एक पब्लिक डिस्कोर्स में जो बात है वैसा नहीं है वो। यह कोई टाइटल सूट नहीं है, और यह कोई मुकदमा जमीन का, मिल्कियत का नहीं है। यह उसके यूसेज की बात है, जो हजारों वर्षों से, कम से कम 1000 वर्ष से चला रहे यूसेज पर जो विवाद है उसकी बात है। तो अपन प्रारंभ करते हैं, पहले भोजशाला का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, और उसके बाद फिर आज की जो समस्या है, आज का जो प्रश्न है, और जिस प्रकार हिंदू समाज ने संघर्षपूर्ण तरीके से उस प्रश्न को एक उसके परिणति तक ले आने का प्रयत्न किया है, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास में जाना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत तो भोजशाला का प्रारंभिक इतिहास यही है कि राजा भोज ने अपने समय काल में शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में जितना काम किया, अनेक पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, उसी प्रकार जैसा कि दीदी ने बताया कि अनेक स्थानों पर पाठशालाओं का निर्माण किया। उसमें से प्रमुख रूप से धार नगर में इस भोजशाला का निर्माण हुआ है।
यह उनका जो कार्यकाल था ईस्वी सन 1010 से 1055 तक, उसके बीच में कहीं इसका निर्माण हुआ है। पर यह निर्माण भी कोई प्लेन लैंड पे नहीं हुआ है या खुली जमीन पर नहीं हुआ है। उसके पहले भी वहां पर पाठशाला जैसी कोई वास्तु रही होगी, उसके प्रमाण भी आज हमको मिलते हैं। क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी उसका सर्वेक्षण किया तो उसके अनेक मैसनरी पीसेस में, यानी जो जुड़ाई के ईंटें रहती है, उसमें ब्राह्मी लिपि में भी कुछ अक्षर मिले हैं, जो निश्चित रूप से ब्राह्मी लिपि तो राजा भोज के काल के पहले की है। तो फिर भी इसका जो प्रमुख स्वरूप है, जो मंदिर का स्वरूप है और जो पाठशाला का स्वरूप है, वह तो 1000 से 1055 के बीच का ही है। और उसके बाद उसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापना का भी जो उल्लेख मिलता है, वह लगभग 1035-34 के आसपास का है। उसके बाद राजा भोज के पश्चात भी कम से कम 2 से 3 पीढ़ियों तक, लगभग 4 पीढ़ी तक उसके निर्माण कार्य चलते रहे, अलग अलग प्रकार के उसमें कंट्रीब्यूशन होते रहे। और विशेष रूप से जो जिसके यूनिवर्सिटी सिस्टम में आज हमें जिसे एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस कहते हैं, उस प्रकार के कंट्रीब्यूशंस उस काल में भी हुए। उनके ही उत्तराधिकारी उदयादित्य और नरवर्मन द्वारा उसमें अनेक प्रकार के शिलालेख लगाए गए, जिसके प्रमाण भी आज भी मिलते हैं और आज भी वहां लगे हुए हैं। उसी प्रकार राजा अर्जुन वर्मन, जो उनके तीसरी पीढ़ी के थे, उनके जो राजकवि थे, उन्होंने एक काव्य रचना की थी, एक नाटिका लिखी थी। उसमें इस भोजशाला के निर्माण के बारे में स्पष्ट वर्णन है। और जो 1210 और 1218 के आसपास वो नाटिका मंचित की जाती थी उसी भोजशाला के प्रांगण में, तो वो भोजशाला, पाठशाला, सरस्वती सदन इस नाम से जानी जाती थी। हालांकि जो टेक्स्ट अवेलेबल है, टेक्स्ट में उसका कहीं भी नाम भोजशाला नहीं, हमारी वाचिक परंपरा में उसको राजा भोज द्वारा बनाई गई पाठशाला इसलिए भोजशाला कहते हैं। वाचिक परंपरा के अलावा जितने शिलालेख उपलब्ध है, ये नाटिका जो लिखी गई है उसमें उसका नाम सरस्वती सदन इस प्रकार से ही उसका नाम है। पर कालांतर में वो सरस्वती सदन नाम लुप्त हो गया और जो वाचिक परंपरा में हमारा भोजशाला नाम चला वही चलता रहा। उसके बाद खिलजी वंश के लोगों ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण जब किया था, तब उन्हीं के वंशज गोगादेव और महालक देव ने उनसे काफी संघर्ष किया। परंतु कालांतर में, जैसा कि हमारे देश के इतिहास में अनेक स्थानों पर ऐसा हुआ है कि काफी संघर्ष के बाद अंत में आक्रांताओं की विजय हुई और फिर धार और उसके आसपास का इलाका मुस्लिम आक्रांता शासकों के अधीन हो गया। और मालवा के स्वतंत्र सल्तनत की शुरुआत भी उसी समय हुई। हालांकि जिसको हम इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जिसमें कुतुब मीनार और बाद में खिलजी वंश आता है। तो दिल्ली सल्तनत से अलग एक ऑटोनोमस बॉडी करके अलग अलग स्थानों पर सल्तनतें बनी थी। उसके अंतर्गत खिलजियों के एक ब्रांच ने मालवा में अलग से मालवा सल्तनत बनाई और मांडव उसकी राजधानी बनाई थी। और चूंकि ये पूरा इलाका उसी क्षेत्र में आता था, इसलिए उसको मालवा सल्तनत कहा जाता था, विच वॉज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये मुगलों के आने के पहले की बात है काफी, है ना। मुगलों के आने के लगभग 200 वर्ष पूर्व की यह सब घटनाएं हैं। उसके पश्चात जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल सल्तनत के कमजोर होने के बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाने के पश्चात जब बाजीराव पेशवा ने मुगलों के इलाकों को जीतना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले उत्तर भारत में, उनके दृष्टि से उत्तर भारत, आज अपना मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश का और बुंदेलखंड तक का इलाका आता है, उसमें चिमाजी अप्पा अपने जो छोटे भाई थे उसको विजय के लिए भेजा। और उन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र का मुस्लिम सल्तनत से या कहिए मुगल सल्तनत से छुटकारा किया, क्योंकि वो रेवेन्यू मॉडल था एक्चुअली। हमारे मालवा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में जितने भी राजा महाराजा, जमींदार, छोटे मोटे नवाब इत्यादि थे, वो रेवेन्यू पार्टनर थे मुगल सल्तनत के, कि वो रेवेन्यू का एक शेयर देते थे मुगल सल्तनत को औरंगजेब के समय तक, और उसके बदले में उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। बाजीराव पेशवा ने इस इलाके में जब अपना आधिपत्य जमाया अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर, तो उन्होंने भी यही ट्रीटीज की कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया जैसा एक कंसेप्ट उन्होंने लिया कि रेवेन्यू शेयर अपन करेंगे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पेशवाओं की होगी। इस प्रकार यहाँ पर जो रियासतें बांटी गई, होलकर, ग्वालियर, धार, देवास, मालवा क्षेत्र में और मध्य भारत क्षेत्र में, उसमें धार की कमान पवार नाम के एक सरदार को दी गई। इसलिए तब से हम
धार में पवारों का वंश चलता है 1732 के बाद। 1720 में बाजीराव ने चढ़ाई शुरू की और 10-12 वर्षों में होलकर, सिंधिया, पवार ये सारी रियासतें बन गई। तो उसके बाद भोजशाला और उसका समस्त इलाका पवारों के अधीन रहा। तो उसके बाद हालांकि कोई आक्रमण वगैरह नहीं हुए, उसके बाद डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार का हमला उस भोजशाला पे या मंदिरों पे नहीं हुआ पवारों के आने के बाद, मतलब पेशवाओं के शासन के बाद। परंतु उसका अनुरक्षण या मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, इसलिए वो धीरे धीरे उसका, जिसको ग्रेजुअल कोरोजन एंड इरोजन कहते हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में, इस प्रकार की वास्तुओं का होता रहा। और 1732 में पेशवाओं ने उसे जीत लिया था। उसके पश्चात फिर स्थानीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे काम हुए और 1875 में धार के राजा के समय ही पहली बार भोजशाला और उसके आसपास थोड़ी खुदाई शुरू हुई, क्योंकि 1818 में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ होने के बाद इन सबको प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा मिला था। और प्रिंसली स्टेट्स में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहली बार खुले, जो अंग्रेजों ने खोले। हालांकि सत्ता राजा की थी, पर यह डिपार्टमेंट अंग्रेजों द्वारा चलाए जाते थे, इसलिए एक्सकेवेशन, खुदाई, इस प्रकार का संशोधन, शोध करना, यह काम अंग्रेज अधिकारी करते थे। तो उनके ही नेतृत्व में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मालवा रीजन, जिसका केंद्र भोपावर था, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की और पहली बार उसमें प्रतिमा, जिसे हम वाग्देवी की प्रतिमा कहते हैं, वो 1875 में वो पहली बार उसमें से निकली। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है इसमें कि भोपावर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेज ने उसको लंदन भेज दिया संग्रहालय में रखने के लिए। आज भी वो स्टुअर्ट के लंदन संग्रहालय में रखी हुई है। हमारे प्रोफेसर वाकणकर, जो प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट थे, हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उज्जैन के, उन्होंने स्वयं जाकर वह प्रतिमा लंदन में देखी है उस संग्रहालय में, और उसका वर्णन भी लिखा है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू रहा और वहां पर धार स्टेट के लेले नामक एक एजुकेशन सुपरिटेंडेंट थे, जिनके पास आर्कियोलॉजी का काम था। उन्होंने उसमें काफी काम किया और काफी शिलालेख उन्होंने उसके बाद भोजशाला में से निकाले। और ये सारा रिपोर्टिंग जब अंग्रेज सरकार को हुआ कि वहां पर इतनी सारी बातें निकली है, तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि स्वयं लॉर्ड कर्जन, जो गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय, वह मालवा के टूर पर आए। मालवा के टूर पर आने के बाद उन्होंने भोजशाला का निरीक्षण किया, भोजशाला में गए और 2 बड़े शिलालेख मिले उनको, एक प्राकृत भाषा में और एक संस्कृत भाषा में। वो 2 शिलालेखों का उन्होंने उस जमाने में कार्बन कॉपी कराई। आप सोच सकते हैं कि आज से 125 साल पहले किसी पेपर पर उसकी कार्बन कॉपी करना, किसी पत्थर के शिलालेख की, कितना कठिन काम था। और उसके बाद वो दोनों शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी मुंबई को भेज दिए गए। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई ने वो दोनों शिलालेख किंग जॉर्ज मेमोरियल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसको आज राजा शिवाजी म्यूजियम कहा जाता है, जो महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख म्यूजियम है मुंबई में, उसमें वो दोनों ट्रांसफर कर दिया। आज भी वहां पर वो दोनों शिलालेख भोजशाला के लिखे हुए रखे हैं। उसके पश्चात इसमें इसका नामकरण वाचक परंपरा का कन्वर्ट कब हुआ नेम प्लेट में, तो उसका भी उल्लेख धार गजेटियर और धार के रिकॉर्ड्स में मिलता है कि वाचक परंपरा में तो लोग भोजशाला कहते थे, कागज पे उसका पुराने ग्रंथों में सरस्वती सदन लिखा था, परंतु लोक भावना के अनुरूप धार के राजा ने पहली बार उस पर नाम पट्टिका लगाई, वो 1934 में भोजशाला। और भोजशाला नाम की पट्टिका तब से वहां पर आज भी लगी हुई है, जो 1934 में धार सरकार के आदेश के अनुसार लगाई गई थी। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि भोजशाला, जो केवल वाचक परंपरा में थी, या सरस्वती मंदिर उसको केवल लोग कहते थे, उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। उससे पहले जब मुसलमानों ने उस पर काफी तोड़फोड़ की थी, पर वो बंद हो गई थी, परंतु ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि पूरे मुस्लिम समाज ने धार में उसके विरुद्ध आंदोलन किया कि ये हमारे महमूद शाह खिलजी द्वारा बनाई गई मस्जिद है, ये भोजशाला नहीं है। और पहली बार संघर्ष की स्थिति निर्माण हुई, उस बात को अब 90 साल हो गए हैं। और दुर्भाग्य से ये सारा रिकॉर्ड में है, मुस्लिम पक्ष द्वारा उपद्रव और हिंसा, कब कब उन्होंने क्या किया। परंतु एक ऐसा क्षण आया जब धार के राजा ने उनके दबाव में आकर उनको मस्जिद में हर शुक्रवार को दोपहर को नमाज पढ़ने की अनुमति दी।
जी मिलिंद जी, एक चीज यहाँ पे ये समझना चाहेंगे कि जो परिसर था उसके अंदर पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, अधिकार कितने क्षेत्र में था और विवाद किस क्षेत्र को लेके हुआ? विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि इस भोजशाला के ही बाहर, मतलब मैं बाद में आपको बर्ड आई व्यू दिखाऊंगा उसका, भोजशाला के बाहर एक कमालुद्दीन मौला की दरगाह बनाई गई थी। वह भी खिलजी वंश के एक उत्तराधिकारी ने बनाई थी। ऐसा क्लेम किया जाता है कि कमालुद्दीन मौला कोई बड़े सूफी संत थे, उनकी मजार वहां बनाई गई। जबकि दूसरा उसका काउंटर क्लेम यह है कि उनकी असली दरगाह तो अहमदाबाद में है आज भी उसी नाम से। एनीवे, परंतु वो जो बनाई गई तो उसमें लोग आके उनकी उपासना वगैरह करते थे। उनको जगह कम पड़ने लगी, इसलिए वो धार के राजा के पास गए थे कि शुक्रवार को बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो आप हमको इसके अंदर, ये बड़ा कंपाउंड है, आपने भोजशाला का चित्र देखा होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है बीच में, जिससे अपन कोर्ट यार्ड कहते हैं, आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है, तो अच्छी बड़ी जगह है, तो हमें नमाज पढ़ने दे दी जाए। इसलिए धार के राजा ने उनको एक ऑर्डर दिया था 1935 में, जिसमें पहली बार उनको नमाज पढ़ने की अनुमति दी और साथ में डबल बोर्ड भी लगाया गया, भोजशाला ऑब्लिक कमाल मौला। ऐसा पहली बार हुआ है। उसके पहले सारे रिकॉर्ड्स में, किसी भी परंपरा में या ओरल रिकॉर्ड्स में या पेशवा रिकॉर्ड्स में, उसके पहले के खिलजी रिकॉर्ड्स में कहीं भी उसका भोजशाला का कहीं ऐसा वर्णन कमाल मौला नाम से नहीं है, और न ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कभी उसमें नमाज पढ़ी गई हो। 1935 के पहले कोई भी नमाज उसमें नहीं पढ़ी जाती थी, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी नहीं कहता है कि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। परंतु इस 1935 के परमिशन के बाद जो मुसलमानों का अंदर जाना शुरू हुआ, उसके बाद हिंदू समाज थोड़ा जागरूक हुआ, और उसमें भी स्वतंत्रता के पहले चूंकि जिस प्रकार का वातावरण था उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हो सकती नहीं थी, परंतु 1947 के बाद पहली बार राजा भोज के भोजशाला में जाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हिंदुओं ने एक रक्षा समिति का गठन किया, और पहली बार 1952 में बसंत पंचमी का उत्सव, मां सरस्वती का पूजन भोजशाला के प्रांगण में जाकर, जहां पर यज्ञ कुंड बना हुआ है और जहां पर प्रतिमा पहले स्थापित थी, उस प्रतिमा की जगह, हालांकि प्रतिमा अब नहीं है, पर वहां पर पहली बार हिंदू समाज ने एकत्रित होकर, संगठित होकर बहुत बड़े पैमाने पर भोजशाला में जाकर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया, और तभी से यह बात शुरू हुई। उसके बाद मुस्लिम पक्ष काफी विरोध करता रहा, परंतु उसमें कुछ उनको कामयाबी मिली नहीं। अंत में 1962 में 1962 में मुस्लिम पक्ष ने पहली बार मौलाना कमालुद्दीन कमेटी वगैरह एक रजिस्टर करके उसकी तरफ से एक सिविल सूट फाइल किया धार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। धार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ये हमको सौंप दी जाए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इत्यादि सब बातें उस सूट में थी। उसमें जो पार्टी बनाई गई थी वो मध्य प्रदेश शासन के अलावा केंद्रीय शासन को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट और जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, न पहले थी न आज है, और जो नमाज की परमिशन थी वो केवल जगह के उपयोग के लिए दी गई थी, ये कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। ऐसा एफिडेविट केंद्र सरकार ने फाइल किया है। वो एफिडेविट 1966 में फाइल किया, तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यानी कांग्रेस के शासनकाल में कोर्ट में केंद्र सरकार का एफिडेविट है कि यहां पर कोई मस्जिद नहीं थी और कोई मस्जिद नहीं है। उसके बाद उन्होंने वो दावा कंटेस्ट नहीं किया और वो दावा खारिज हो गया। इसलिए आज भी हम जो कोर्ट में बात करते हैं तो यही कहते हैं कि ये भारत सरकार का ये स्टैंड कंसिस्टेंट है भोजशाला के बारे में कि वहां कभी मस्जिद नहीं थी, कभी मस्जिद नहीं है। आज की भी सरकार यही कहती है। पहले भी ऐसा हुआ था जब अटल जी की सरकार के समय एक रिट पिटीशन जबलपुर में फाइल हुई थी, उसमें भी केंद्र सरकार ने यही कहा था कि वहां कोई मस्जिद नहीं थी। तो वो जो स्टैंड है सरकार का कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं थे, वो अभी तक कंसिस्टेंट है पिछले 50-60 वर्षों में, ये कभी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद अलग अलग आंदोलन होते रहे, अलग अलग प्रकार से उसको हैंडल किया जाता रहा, किसी कभी तुष्टीकरण करने के लिए, कभी और कुछ करने के लिए, और अंत में दिग्विजय सिंह जी के समय उन्होंने उस भोजशाला को बंद कर दिया।
इट वॉज क्लोज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट फ्राइडे फॉर मुस्लिम्स। यानी उन्होंने एक आदेश एएसआई से जारी करवाया, इसमें प्रति शुक्रवार को दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति रहेगी और बाकी दिनों में भोजशाला में ताला रहेगा और बसंत पंचमी के दिन एक दिन हिंदू जाके पूजा कर सकते हैं। वो भी आधे दिन नहीं, वो अगर शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन पड़ती है तो वो आधा दिन हो जाता है। तो हमको एक दिन मिला, उनको 52 दिन मिला। जब बड़ा आंदोलन चला 1997 के बाद, बड़ा आंदोलन चला 2003 में 1 लाख हिंदुओं ने वहां प्रदर्शन किया भोजशाला पर। बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उसमें यह संकल्प लिया गया कि भोजशाला को मुक्त करेंगे। तब जाके केंद्र सरकार जागी, उन्होंने वार्ता की हिंदू पक्ष से और अंत में यह तय हुआ कि इसमें कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो जो अंतिम आदेश जारी हुआ है, जो आज तक लागू है, वह 2003 का आदेश है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। उस समय श्री जगमोहन संस्कृति मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी। तो उस समय उन्होंने हमसे यही कहा, मतलब सभी आंदोलनकारियों से, कि आप ऐसा मत कुछ कीजिए कि जिससे कारण लिटिगेशन हो, क्योंकि मैं कुछ भी आदेश जारी करूंगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और फिर अपन फंस जाएंगे और कई साल तक मुकदमे का कुछ होता नहीं, जैसा अयोध्या में चल रहा है, मथुरा में चल रहा है, ऐसा उस समय हमको बोले थे। तो फिर हमने पूछा क्या करें। देखो, बोले उनकी छोटी लाइन है, अपन उससे बड़ी लाइन खींचेंगे। वो 52 बार आते हैं ना साल में नमाज पढ़ने, हर शुक्रवार 52 शुक्रवार होते हैं एक वर्ष में, तो वो 52 बार आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, मतलब वो 104 घंटे के लिए भोजशाला खुली है ना उनके लिए। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बाकी सब दिनों के लिए आपके लिए खोल देता हूं। मैंने कहा वो कैसे? बोले आप मंगलवार आप ले लो, उसमें उस दिन पूजा करो, बाकी दिन वो पर्यटकों के लिए खुली रहेगी, ऐसा मैं ऑर्डर निकालता हूं, तो हिंदू समाज हर दिन वहां जा सकता है। तो उन्होंने एक काम किया कि वो छोटी लाइन थी हर प्रति शुक्रवार जाने की, उससे एक लंबी लाइन खींच दी हम लोगों को जाने की। वह ऑर्डर आज तक लागू है। अब ताजा विवाद में आखिरी 5 मिनट में बिल्कुल मैं आपसे कि अच्छा, अभी एएसआई की जो रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उसके बाद तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या चल रहा है उसमें? उसके बाद ये हुआ कि ये चलता रहा और हम लोग भी हर मंगलवार को जाके वहां पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है और उसके पश्चात फिर 4 रिट पिटिशंस कोर्ट में दाखिल हुई, उसमें 3 मेंटेन हुई। एक रिट पिटिशनर थे, वो खुद जज बन गए, इसलिए उन्होंने वो वापस ले ली। उसके पश्चात अभी ये जो चल रहा है, वो मुस्लिम पक्ष की ओर से एक पिटिशन दायर की थी कि ये हिंदुओं की पूजा बंद की जाए, उनका प्रवेश रोका जाए और बसंत पंचमी का उत्सव बंद किया जाए। ये उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की थी और फिर बाकी लोगों ने की। उसके पश्चात अभी लेटेस्ट में हिंदू फ्रंट ने उत्तर प्रदेश से, आप सभी लोग जानते हैं विष्णु जैन और उनके पिता श्री हरिशंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनकी तरफ से एक पिटिशन फाइल की गई कि ये जो ऑर्डर है 2003 का, उसमें दोनों को प्रवेश है, तो एक ऐसा कोई स्थान हो नहीं सकता जिसमें पूजा भी हो और नमाज भी हो, इसलिए इसको निश्चित करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने मांग की कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूरा सर्वेक्षण किया जाए। उसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप सर्वे कीजिए। सर्वे हुआ, लगभग 100 दिन तक अभी सर्वे चला, जिसकी 2500 पन्ने की रिपोर्ट आई है, जो मैं आपको वैसे बता सकता हूं कि पूरी तरह हिंदुओं के पक्ष में है, किंतु चूंकि वह सबजुडिस मैटर है इसलिए उसके डिटेल्स में आपसे रिवील नहीं कर सकता। और उसके बाद इससे नाराज होकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। अभी 2 महीने पहले सलमान खुर्शीद उनकी तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सर्वे पर रोक लगाने से, परंतु ये जरूर कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। तो वर्तमान में ये स्थिति है और हिंदुओं के अधिकार जो है उसमें केवल एक बाधा है कि शुक्रवार को वो लोग आके नमाज पढ़ते हैं। बाकी हमारा वसंतोत्सव हर वसंत पंचमी को होता है, वो पूरे दिन भर होता है और हर दिन हम वहां जा सकते हैं। केवल पूजा मंगलवार को ही होती, बाकी दिन पूजा करने की अनुमति नहीं है। अभी इतना टेम्पररी रिलीफ के साथ 2003 से 2024 मतलब 21 साल से हम चल रहे हैं। मैं केवल आप वो फोटोग्राफ्स हम देखना चाहेंगे, क्योंकि उससे जो है तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। जो मिलिंद जी ने काफी वहां पर संघर्ष भी किया है। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, विशेष तौर से जो हिंदुओं की धरोहर है, मंदिर हैं, उनको धीरे धीरे कैसे कब्जा किया गया। मुगलों के जाने के बाद भी, अंग्रेजों के जाने के बाद भी संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन न्याय के रास्ते चलते हैं,
सहिष्णु होकर चलते हैं। तस्वीर बताएगी कि कैसे कब्जा किया जाता है। मिलिंद जी इसको समझाएंगे। ये कोर्ट यार्ड आपको दिख रहा है, इसी में वो नमाज पढ़ते हैं आगे जाके। और इसके दाहिनी तरफ जो है भोजशाला के परिसर के बाहर जो प्रवेश दिख रहा है वो कमाल मौला की दरगाह का है। ये इसके अंदर के फोटोग्राफ से कोई भी नहीं कह सकता है कि मंदिर छोड़ के कुछ और चीज है। यानी कोई भी जाएगा तो यही कहेगा कि मंदिर है। अभी भी उसमें सारे देवताओं के चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, अनेक संस्कृत, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में बहुत कुछ लिखा हुआ, खुदा हुआ आज भी है। इसमें एक ये बसंतोत्सव का बर्ड आई व्यू है। इसमें स्पष्ट दिखता है कि भोजशाला अलग है और कमाल मौला की दरगाह अलग है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि दोनों का उस पर कब्जा है, इंटरफेरेंस है। और भोजशाला हमारी बिल्कुल अलग है, उनकी दरगाह बिल्कुल बाहर है, इससे स्पष्ट दिखता है। जो लोग भोजशाला नहीं गए मिलिंद जी उनके लिए बताएंगे क्या बताया जाता है। रास्ता लेकिन एक है जाने का, रास्ता नहीं, बाहर का रोड एक है, रास्ता देखिए दोनों अलग अलग रास्ते हैं दोनों। ये आप देखिए, ये जो सेफ्रॉन कलर में है वो भोजशाला में जाने का रास्ता है केसरिया रंग में, और हरे कलर में जो है वो दरगाह में जाने का रास्ता है। दोनों रास्ते भी अलग अलग है। ये 3 डायमेंशनल एक्चुअल व्यू है, प्रोपोर्शनेट ड्राइंग से बनाया गया। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भोजशाला हमारा सरस्वती मंदिर, वाग्देवी का मंदिर क्या है, और वो दरगाह बिल्कुल अलग है। प्रश्न केवल इतना ही है कि द टेम्पररी परमिशन जो उनको दी गई है वो हमारे भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने की, उसका फेट तय होना है, बाकी कुछ नहीं उसमें बचा है। और दूसरी बात एक और स्पष्ट हमको समझना चाहिए थोड़ी सी बातें और, कि 1935 में जो परमिशन दी गई थी वो परपिचुअल नहीं थी, यानी निरंतरता में नहीं थी, दी गई थी, उसका कोई परपिचुइटी नहीं थी उसमें। दूसरी बात, वो परमिशन जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ वह अधिकार जो था परमिशन देने का आधार स्टेट का, वो तत्कालीन मध्य भारत स्टेट में विलीन हो गया। जिस दिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, उस दिन मध्य भारत स्टेट का वो अधिकार मध्य प्रदेश में विलीन हुआ। कानूनी भाषा में कहते हैं कि द राइट वेस्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश नाउ, विच वॉज अर्लियर विद द स्टेट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ धार। तो वैसे भी उसको रिविजिट करने का, उसको रीलुक करने का, उसको रिवोक करने का सारा अधिकार मध्य प्रदेश शासन का है। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है पिटिशन सलमान खुर्शीद वाली, तो फिर इसमें न्यायालय के माध्यम से निर्णय हो जाएगा और हमारा निर्बाध आना जाना, और उसको पाठशाला, सरस्वती मंदिर, भोजशाला जो भी कहे उसके अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना ही। मिलिंद जी एक चीज यहाँ पे मैं पूछूंगी आपसे कि हम देखते हैं कि हमारे लिए काशी विश्वनाथ मंदिर है, जितने साक्ष्य हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि सत्य क्या है। हम कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, वहां के साक्ष्य भी चीख चीख कर कहते हैं। भोजशाला अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भी एक ऐसा विषय है जिसमें साक्ष्य, जहां अंदर मूर्तियां बनी हैं वहां तो वैसे भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जहां पे पूजा अर्चना होती है वहां नहीं हो पाती। ये फैसला होने में इतना डिले क्यों होता है? इसमें समस्याएं क्या आती है? आप आंदोलन से इतने समय तक जुड़े रहे, क्यों ऐसा होता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सबसे कम समय लगने की बात है, क्योंकि इसमें कोई जमीन का विवाद नहीं है। ये एएसआई की प्रॉपर्टी है भाई। कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये तो सिविल सूट के मुकदमे थे ना, मिल्कियत के मुकदमे थे, और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू होता है। हमारे इसमें लागू ही नहीं होता है, क्योंकि वो एएसआई की प्रॉपर्टी पे लागू नहीं। आप एक बात ध्यान रखें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव ने पास किया था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बनी रहेगी, वह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर लागू नहीं होता है। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज देश भर में, बुरहानपुर में है, धार में है, उन पे किसी पे भी वो लागू नहीं होता है। इसलिए वो 15 अगस्त 1947 को मंदिर था या मस्जिद थी, ये कोई विवाद नहीं है। ये हम ये चाहते भी नहीं है कि ये हमको मिले। एएसआई रखे ना भाई, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, मंदिर भी रहा तो भारत सरकार का रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न यूसेज का है, और यूसेज हिंदू समाज को संपूर्ण चाहिए, इतनी सी बात है।
हमने भोजशाला के लिए देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी धरोहरें हैं जिन्हें संजोने की, जिन पे ध्यान देने की हमें अभी आवश्यकता है। आपने तो इतना लंबा संघर्ष किया है, उस संघर्ष के भी बारे में थोड़ा जानेंगे, पर पहले उन धरोहरों के बारे में जो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो अनेक स्थानों पर ऐसी बातें है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाहर है। राजा भोज द्वारा बनाया गया वो अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या कहते हैं उसको, 2.5 दिन का झोपड़ा ना, ऐसा कुछ कहते हैं उसको। वो क्या है, वो भी एक पाठशाला थी, भोजशाला का ही भाग है वो, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं आज, और उनके आक्रांताओं के पास है वो। तो ऐसे तो पूरी सूची बनाने जाएंगे तो पूरे देश भर में बहुत। और राजा भोज का विस्तार इतना बड़ा है कि केवल भोजपुर, भोपाल और धार या उज्जैन तक सीमित नहीं है। आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि मांडव की इमली आपने किसने खाई है? खाई है ना सबने। मांडव की इमली नाम का कोई भी पेड़ भारतवर्ष में, क्या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में होता ही नहीं है वो। राजा भोज का व्यापार मेसोपोटामिया तक चलता था और उन्होंने मंगा के लगाई हुई मांडव में पेड़ उसके सारे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिल्ली के दफ्तर में मौजूद है कि राजा भोज के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर अवेलेबल इन सीरिया, टर्की एंड मेसोपोटामिया। इतना बड़ा विस्तार था। तो उनके द्वारा बनाए गए ऐसे अनेक स्थान हैं पूरे देश भर में। हम करने जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, पर अभी समय नहीं है। नहीं, भोजशाला के लिए अभी इतना समय है कि हम ये तो जान सकते हैं कि आप संघर्ष से जुड़े रहे हैं लगातार। अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे। इस संघर्ष में एक बात जो थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, वो ये होता है हिंदू समाज को एकजुट होना। अगर नमाज के लिए वो एकजुट होते थे तो वो एकजुटता लाना, उसमें वहां लोगों को जुटाना, उनको जागरूक करना। आप पिछले कई सालों से, लगभग 30 सालों से ज्यादा समय हो गया आप जुड़े हुए हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आए थे? हिंदू समाज ने अपनी शक्ति के बल पर ही यहाँ तक की यात्रा की है, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे अयोध्या का हो या भोजशाला का हो। इसलिए हिंदू समाज की शक्ति पे भरोसा है और उस संगठित होने की उसकी शक्ति है और उसने करके दिखाया है। तो लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो चैलेंजेस आए थे वो किस तरह के थे, ताकि ये पता लगे कि ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है, हमें लग रहा है कि बिल्कुल सीधा साधा मामला है, आराम से हमारे पक्ष में आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष वो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रयास किए गए। नहीं, ऐसा है कि जब यहाँ पर दूसरी सरकारें थी मध्य प्रदेश में, तो उनका विषय तो एएसआई की प्रॉपर्टी में केवल कानून व्यवस्था और मेंटेनेंस का है। उनका कोई पक्ष नहीं है उसमें। मध्य प्रदेश शासन का उसकी मिल्कियत के बारे में कोई पक्ष नहीं होता है। एएसआई का एक्ट ही ये कहता है, 1952 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो संरक्षित स्मारकों का एक्ट है, वो ये कहता है कि सारे अधिकार केंद्र शासन के पास है। और चूंकि हम जानते हैं कि अधिकतर समय केंद्र के शासन में कौन सी सरकारें रही है, तो उनका कभी भी उसके बारे में सकारात्मक रुख नहीं रहा है। उसके लिए समाज को संघर्ष करना पड़ता है। और आप तो काफी लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं कि उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन चले, गोलियां भी खाई है, लोग बलिदान भी हुए हमारे कार्यकर्ता वहां पर। इसी भोजशाला के संघर्ष में ये 2003 का ऑर्डर मैंने बताया, ये ऑर्डर आने के पहले वहां पर जो गोलीबारी हुई थी, पुलिस द्वारा गोली चालन हुआ था, उसमें हमारे 3 कार्यकर्ता बलिदान हुए थे। तो संघर्ष तो हमेशा से ही चलता रहा, एक एक पग आगे बढ़ते गए, यहां तक आए। अब ये आखिरी पड़ाव है, मुझे लगता है कि समाज की शक्ति के बल पर हो जाएगा। ये बात सही है, अभी कोर्ट में मामला, लेकिन एएसआई के पास जो खुदाई में, एक्सक्यूशन में जो चीजें मिली हैं, वो क्या संकेत देती हैं, किस तरह के एविडेंस हैं, और किस तरह से लगता है कि ये पक्ष ज्यादा मजबूत है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जो 100 दिन तक सर्वे किया है, उसमें 2 प्रकार के एविडेंसेस मिले। एक एविडेंसेस वो हैं जो शिलालेखों के रूप में, और जिसको व्यक्त करना किसी भाषा में संभव है, ऐसे सारे एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो ब्राह्मी लिपि में हो, प्राकृत में हो, संस्कृत में हो। तो उसके कारण तो ये एस्टेब्लिश होता है कि ये पाठशाला थी, वेद का अध्ययन होता था, भाषा का अध्ययन होता था। उसके अलावा मूर्तियां बहुत अधिक संख्या में मिली है। मूर्तियां मिली है, विष्णु के अवतारों की मूर्तियां मिली है, सरस्वती की मूर्ति मिली है, अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली है। उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी, जिस प्राचीन काल की, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की आज हम बात करते हैं, तो उसका जो शास्त्र था किसी जमाने के, उसके भी कुछ एविडेंसेस उसमें मिले हैं। सामान्य तौर पर मंदिरों में ये नहीं मिलते हैं, पर भोजशाला चूंकि
एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सेंटर था, ऐसा आज की भाषा में हम कह सकते हैं। तो उसमें आर्कियोलॉजी के अलावा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के भी कई प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस सर्वेक्षण में मिले। तो एक जिसे कह सकते हैं कि बहुआयामी कलेक्शन हुआ है उस सर्वे में, और उसकी रिपोर्ट लगभग 2500 पेज की है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में हमने जमा की है, परंतु उसके डिटेल में आपसे रिवील नहीं कर सकता। पर है, इतनी बात है कि वो हमारे दावे को पुष्ट करती है। दावा पुष्ट है। और जिस तरह से हम देखते हैं वहां पर तनाव का बहुत माहौल बनता रहा था। अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं, चीजें कैसी बदली हैं पिछले 30 सालों में। अब जब मामला कोर्ट में चल रहा है, ये भी दिख रहा है कि किस पक्ष की तरफ मामला झुका हुआ है। मुस्लिम पक्ष को ये भी पता हो उनके साक्ष्य बहुत कमजोर हैं। तो क्या हर बार जो तनाव के नाम पर बलि ले ली जाती थी? तनाव तभी होता है जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आते हैं, बाकी कोई तनाव नहीं होता है। और ये बहुत कम होता होगा। ये 3-4 साल में एक बार होता है। अभी तक उसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ट्रीट करते थे, पर जब इसका सोल्यूशन निकलेगा तो उसका भी समाधान हो जाएगा। अच्छा, भोजशाला की अगर हम बात कर रहे थे ना मिलिंद जी, जो आप कुछ एविडेंसेस आप जो अपने उसमें दिखा रहे थे, अंग्रेजों के शासन के बाद जब मामला सामने आया था, उस समय किस तरह के विवाद सामने आए थे, और वहां से लेकर अभी तक जो देखा जाए कि किस तरह से पूरी चीजें सामने आई हैं, और हमने परिणाम की ओर जब ये रुख कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसके बाद भोजशाला के बाद हमें अगली जो हमारी सीढ़ी है वो क्या होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि भोजशाला का समाधान बहुत सकारात्मक रूप से हिंदू समाज के पक्ष में निकलेगा, और उसके पक्ष में देखने के बाद बाकी जो धरोहर है उसका सकारात्मक प्रभाव बाकी चीजों में पड़ेगा, और हाँ, आसान होगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।